के साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। दरअसल बिहार में लोकसभा में मायावती की पार्टी बसपा ने एंट्री ले ली है, जिससे आरजेडी की धड़कनें बढ़ रही है। क्योंकि मालूम हो, लालू यादव की पार्टी अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, यादव वोट बैंक पर भरोसा जताती रही है और इसी के सहारे अपनी सियासत करते आई। लेकिन अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि मायावती की पार्टी बसपा लालू यादव के वोट बैंक पर सेंधमारी करेगी, जिससे आरजेडी पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और आरजेडी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि बसपा से आरजेडी की उम्मीदवारों को टेंशन। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता पूनम सिंह जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी, बिहार एआईएमआईएम प्रदेश कोषाध्यक्ष इसहाक आलम जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी से लेना चाहूंगी। अमिताभ जी, क्या लगता है आपको मायावती आरजेडी का खेल बिगाड़ने वाली है? ये देखिए, इससे पहले भी मायावती ऐसा नहीं है, मायावती हो या बसपा हो या फिर एमआईएम है। देखिए, एक जो पिछड़ी जातियों का जो गोलबंदी होती है, वोट बैंक की गोलबंदी होती है, निश्चित तौर पर जब इस तरह की पार्टियां वहां आती हैं, चाहे एमआईएम को ले ले तो जहां पे एमआईएम खड़ी होती है, निश्चित तौर पे जो मुसलमान वोटर्स होते हैं उन्हें प्रभावित करती है। उसी तरीके से अगर बसपा कहीं खड़ी होगी तो जो दलित वोटर है, महादलित वोटर्स है, उन्हें वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो ये हर चुनाव में होता आया है और इस बार भी देखने को मिल रहा है। एमआईएम पहले एक सीट पे चुनाव लड़ी किशनगंज में, बाद में उन्होंने अनाउंस किया कि वो 9 सीट पे और चुनाव लड़ेंगे, तो वो हुआ। बसपा ने 11 सीटों की सूची जारी की, जहां पे 11 सीटों पर उम्मीदवार जुटेंगे। देखिए, खासकर जो यूपी से जुड़ा हुआ, जो सीमांचल यूपी बॉर्डर से सटा हुआ जो इलाका होता है, इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में भी कई उम्मीदवार खड़े हुए थे और इस बार भी बसपा के उम्मीदवार खड़े हुए हैं। बक्सर सीट से भी खड़े हुए थे इससे पहले। तो निश्चित तौर पर इन इलाकों में बसपा को कहीं ना कहीं सफलता भी मिली हुई है। जमा खान जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव में वो बसपा के टिकट पे ही भभुआ से जीते थे और उसके बाद कैमूर इलाके से जीते थे, उसके बाद फिर वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। तो वो इलाका जो होता है, जो यूपी से सटा हुआ जो बेल्ट है, वहां पे बसपा का एक जनाधार है और उन इलाकों में कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। लेकिन अगर बिहार के अलग अलग जिलों में की हम बात करें तो ऐसा नहीं कि हर जगह वो प्रभावित करते हैं। निश्चित हाँ, बसपा के अलावा अगर हम एमआईएम की बात करें तो निश्चित तौर पर ये जो मुस्लिम मतदाता जो होते हैं उन्हें वो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अगर 9 सीट पे वो चुनाव लड़ती हैं, एमआईएम लड़ता है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, वो नुकसान एक होता हुआ दिखता है। लेकिन बसपा का हम नहीं कह सकते हैं कि पूरे 11 सीट पर जो है, जो सीमांचल का यूपी से सटा हुआ जो इलाका है उसको छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि वहां पे कई पार्टियां हैं, जेपी हैं, जितन राम मांझी की पार्टी हम है, वीआईपी है, ये इन लोगों का भी दलित महादलित जो और पासवान का जो वोटर है उन पर एक पकड़ होती है, तो वहां बहुत ज्यादा प्रभाव बसपा का नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो यूपी से सटे हुए इलाके होते हैं वहां निश्चित तौर पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए ठीक है अमिताभ जी, सीधा रुख करते हैं रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी, आपको क्या लगता है जो एआईएमआईएम और बसपा की जो एंट्री हो गई है अब, तो इससे आप लोगों को नुकसान होगा या नहीं? क्योंकि वोट तो बच जाएंगे सारे, इंडिया गठबंधन का भी और एनडीए गठबंधन का भी। देखिए, हमारा एनडीए गठबंधन का जितना भी वोटर है वो सब गोलबंद है। कोई आए पार्टी कहीं जाए कुछ करे, उससे कोई मतलब नहीं है। इस बार बिहार में बिहार की जनता पूरा एनडीए के प्रति गोलबंद है और देश के प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहा है। बसपा आवे, ओवैसी साहब की पार्टी आवे या कोई आवे, ये तमाम लोग वही वोटर है। बताइए, एआईएम जो ओवैसी साहब की पार्टी है, खासकर सीमांचल इलाकों में काम कर रही है, उनके जो विधायक जीते थे 5 विधायक, एक विधायक को छोड़कर 4 विधायक को तो उनके राजद वाले लोगों ने तोड़ लिया। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग एनडीए गठबंधन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनडीए गठबंधन पूरा मजबूत है और इस बार पूरे प्रचंड बहुमत से एनडीए गठबंधन को उम्मीदवार चुनाव जीतेगी और देश में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। चलिए ठीक है, सीधा रुख करते हैं अरुण जी का। अरुण जी, क्या लग रहा है आपको मायावती की एंट्री और एआईएमआईएम की एंट्री से आप लोगों को नुकसान होगा? क्योंकि
आरजेडी में तो अति पिछड़ा दलित मुस्लिम यादव के भरोसे लगातार सियासत होती आई है। ये आप लोगों के वोट बैंक है, तो नहीं लगता आपको कि ये पार्टी आपके वोट बैंक पर सेंधमारी कर सकती है? देखिए सभा जी, इस देश में दो धाराओं में लड़ाई है। एक है गोडसेवादी और एक है गांधीवादी समाजवादी धारा। एक पक्ष है लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, दूसरा पक्ष जो एनडीए है लोकतंत्र को लहूलुहान करने के लिए, संविधान को बदलने की बात कर रही है, आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रही है, महंगाई बढ़ाने की बात कर रही है, बेरोजगारी बढ़ाने की बात कर रही है। तो स्पष्ट ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है दो धाराओं में हो रहा है, जनता बनाम मोदी के बीच लड़ाई है। और ठीक है, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, सबकी अपनी अपनी पार्टी है, लड़ना चाहिए निश्चित रूप से, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जैसा कि अमिताभ जी बता रहे थे, खास करके यूपी का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर में बीएसपी का प्रभाव है और इसलिए वहाँ के जो बीएसपी का कैडर है और उसका जो है कि इसलिए भी प्रभावहीन होंगे। अमिताभ जी बता रहे थे क्योंकि मांझी जी और चिराग जी एनडीए के साथ है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। चलिए ठीक है, इस चीज को भी मान लेते हैं तो कुछ देर के लिए चलिए, लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि बीएसपी जो 11 उम्मीदवार दिए हैं वह उम्मीदवार किस पृष्ठभूमि से आते हैं। आप अंतिम चरण की ही बात कर लें, आप जो है बक्सर की बात कर लें, जहानाबाद की बात कर लें, काराकाट की बात कर लें, या यूपी का जो बॉर्डर इलाका है जहां जहां उनके उम्मीदवार आज जो घोषित कल किए हैं, देखना होगा कि उस उम्मीदवार की ताकत को। ठीक है, बीएसपी से लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं तो उम्मीदवार या किसी भी पार्टी की, तो उम्मीदवार की क्या ताकत है, उसकी वो उम्मीदवार किस पृष्ठभूमि से आते हैं। और हमें ये तो सूची देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि अधिकतर जो हैं एनडीए के बागी लोग जो हैं वो बीएसपी का सिंबल लेकर चुनाव मैदान में। अब सपोज करिए अरुण कुमार सिंह जी लड़ रहे हैं, अरुण सिंह जी जहानाबाद से उम्मीदवार हैं या बक्सर से जो भी है, तो उनका देखिए, इसको देखना पड़ेगा कि इसको लड़ने से किनको नुकसान होने जा रहा है। शबा जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब जहानाबाद से अरुण सिंह जी बागी होके लड़ रहे हैं क्योंकि उन चिराग पासवान जी ने उन्हें धोखा देने का काम किया, एनडीए ने धोखा देने का काम किया, चाहे काराकाट का जो उम्मीदवार है चाहे बक्सर का जो उम्मीदवार है, तो किनको नफा नुकसान होना है यह तो एक विश्लेषण का ये विषय है और समय बताएगा। लेकिन सबको लड़ने का अपना अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन यह लड़ाई स्पष्ट है कि दो धाराओं के बीच है, सच और झूठ के बीच। आप देख रहे हैं किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम लोग झूठ को परोस रहे हैं, मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहे हैं। और उस झूठ का मुकाबला सिंगल बिहार में आप बात कर लें, बिहार की बात कर लें, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ईमानदारी के साथ अपने दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उस झूठ का जवाब सच के साथ दे रहे हैं और जनता भी विश्वास कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने एनडीए में जो केंद्र में सरकार है 10 साल से और बिहार में भी विगत 17 साल से एनडीए की सरकार, इन लोगों के पास उपलब्धियां नाम की चीज नहीं है और आए देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ कि इन लोगों को उपलब्धि बतानी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को खास करके। अब देखिए किसी भी जनसभा में वो महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। 14 के चुनाव और 19 के लोकसभा चुनाव में जो भी उनका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में जो भी जनता के लिए जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए उसकी बात नहीं करते। तो उनका जब भाषण देखेंगे सिर्फ इधर उधर की बात करते हैं, गाय की, गोबर की, हिंदू की, मुस्लिम की, मंगलसूत्र की,
तरह तरह की, मतलब उनके डिक्शनरी में जन सरोकार से जुड़े सवाल है ही नहीं। तो जनता भली भांति समझ रही है। और ये लोग 2 चरण का जो चुनाव समाप्त हुआ है, जहां जहां चुनाव हुए हैं 190 सीटों पर, और इन लोगों को आभास हो गया है और डरे और सहमे हुए हैं, इसलिए जनता की बात नहीं करते, भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे की बात करते हैं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है, इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है। चूंकि 2014 में भी भावनात्मक मुद्दे के आधार पर जनता का वोट लेने का काम किया, 19 में भी भावनात्मक मुद्दे किया, कुछ नहीं सवाल जी। इसलिए देश की जनता और प्रदेश की जनता हिसाब मांग रही है और ये हिसाब देने से भाग रही है। इसलिए लड़ाई 2 धाराओं के बीच है, जनता बनाम केंद्र सरकार, मुद्दा बनाम मोदी की बीच है, और आने वाले समय में इसका परिणाम दिखेगा। समझिए। चलिए ठीक है, सीधा रुख करते हैं इसहाक जी का। इसहाक जी, क्या लगता है आप लोगों की टक्कर किससे होने वाली है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जो आप लोगों के वोट बैंक है वो आरजेडी का भी वोट बैंक है, तो इंडिया से ज्यादा मुश्किल है आपको या फिर एनडीए से? किसको टक्कर देना आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा? देखिए, हमारी टक्कर तो एनडीए और इंडिया दोनों से है, क्योंकि एनडीए आज देश को बर्बाद कर रही है और इंडिया गठबंधन जो है वो सामाजिक न्याय की बात करके उसको बर्बाद कर रही है। अब बताइए, आजादी के बाद से हमने ढोलिया भर भर कर इन लोगों को वोट दिया, जो सेकुलर पार्टियों के नाम पे वोट लेते रहे और लेकर के केंद्र में या सत्ता में सरकार बनाए 60 साल 62 साल। देश का ये इतिहास गवाह है कि आज तक जितने भी दंगे, जितने भी फसाद, जितने भी तरह के मामले हुए, देखिए जितने भी दंगे, जितने ही फसाद हुए, कांग्रेस अगर भागलपुर दंगा नहीं कराती तो क्या कांग्रेस का बिहार से जनाजा साफ होता? कांग्रेस अगर गुजरात के दंगे को अगर सजा दिला देती, कांग्रेस अगर गुजरात के दंगे को सजा दिला देती तो क्या आज देश में भारत का एनडीए की सरकार बनती कभी भी? तो कांग्रेस कहीं ना कहीं 10 साल के राज में, मनमोहन सिंह के राज में, ये नहीं खोज पाई कि गुजरात दंगे का जो दोषी है वो कौन है। आप 10 साल में जब अपना दोषी नहीं आप बता खोज सके तो आज सीबीआई और ईडी से आपको डर लग रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं इन दोनों विचारधाराओं ने देश को बर्बाद किया है। भारतीय जनता पार्टी देश को आज बहुत ही निचले स्तर पर ले जा रही है। आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान भारत का नक्शे में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में इनको बहुत ही खराब इस पे जा रहा है। और इंडिया गठबंधन के पास भाजपा से लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए से लड़ने के लिए कोई अच्छा विकल्प नहीं है। ये जो गठबंधन बना है, तो क्या ये गठबंधन में क्यों नहीं आप एमआईएम को शामिल किए, बीएसपी को क्यों नहीं शामिल किए? हम तो आना चाह रहे थे। हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अख्तर इमाम साहब बार बार आपके पास गए, उन्होंने कहा कि भाई हमको आप इंडिया गठबंधन में ले लीजिए, मैं आपका अभिनंग हूँ। क्योंकि बिहार में जब भी सरकार बनाने की बात चली, जब भी सरकार गिराने की बात चली, भाजपा के विरोध में सबसे पहले मैं ही आगे आया, एमआईएम नहीं आगे आई। हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग सर भी कटा लेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस और लालू जी कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं, ये 100%। आज देखिए नीतीश कुमार जी चले गए ना बीजेपी में, आज नीतीश कुमार जी बीजेपी में चले गए ना, तो नीतीश कुमार जी को तलाक देने में भी टाइम नहीं लगता है और निकाह करने में भी टाइम नहीं लगता है। इसलिए नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी से भी लोगों को सावधान होना चाहिए और आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनसे भी आपको और कांग्रेस के नेताओं से भी सावधान होने की जरूरत है। किशनगंज की जनता ने तो इन लोगों को सबक सिखा दिया है। किशनगंज में हम लोग बहुत ही भरपूर वोट से हम लोग यहाँ से जीत रहे हैं और जो हम लोग 9 सीटों पे अगर लड़ रहे हैं वहां भी हम लोग निर्णायक भूमिका निभाएंगे और बहुत वोटों से हम लोग जीतेंगे। आगे पूछिए आप। चलिए ठीक है सर जी, सीधा रुख करते हैं पूनम जी, क्या लगता है आप लोग कि जैसे कि एआईएमआईएम और बीएसपी दोनों की एंट्री हो चुकी है, तो इसमें तो कहीं ना कहीं जो फायदा एनडीए को हो जाएगा?
देखिए ये लोग सिर्फ वोट काटने वाले पार्टी रह गए हैं। ये लोग वोट कटवा के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग का अपना बिहार में जनाधार क्या है ये लोग बताने का काम करेंगे। इनमें बिहार में जनाधार है क्या? हाँ, ये लोग सिर्फ आप और क्या सिर्फ करते हैं? कैंडिडेट खड़ा कर करके ये वोट काटने का काम करते हैं और आपस में एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। ये लोगों का सीमा यहीं तक सीमित हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगा रहे हैं जो कि कल इनके नेता कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आज भारत में रह करके ये लोग बैठ करके भारत में घुसपैठिए बनाने का काम करते हैं। ये लोग भारत की चिंता क्या कर सकते हैं? ये लोगों को खुद सोचने समझने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ भारत को बर्बाद करने का इन लोगों की रणनीति रहती है। ये लोग न बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं, न भारत को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर तोड़ने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं। ये लोगों को किस तरह से एक दो सीट आ जाए इसकी ये लोग चिंता करते हैं। इन लोगों को यहीं तक इनकी सीमा समाप्त हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीट जीत कर आई थी तो उस समय पूनम जी आप किसके साथ गठबंधन में थे ये आप याद कीजिए। पूनम जी 2 सीट जीत करके आप भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रही। 1980 से लेकर के आप जो है सिर्फ 2 सीट जीतते आए। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में कांग्रेस और ये हमारे जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव, बीपी सिंह की सरकार, ये लोग आपको दोषी हैं। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, हम तो आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान को इंडिया में मिलाइए, मैं आपके साथ हूँ। बांग्लादेश को आप पाकिस्तान इंडिया में मिलाइए, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं इंडिया और पाकिस्तान को भारत में देखना चाहता हूँ। और ये आप बता दीजिए कि कांग्रेस ये तो हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, वो तो होगा ही। ये पाकिस्तान जो है भारत का हिस्सा है, आप चिंता नहीं कीजिए। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग आप ये बताइए कि चाइना आपके देश में घुस करके आपके इलाके पे कब्जा किया जा रहा है और आपके प्रधानमंत्री जी जो है तो वो गाना गा रहे हैं। आप बताइए कि वो तो कभी भी झोला लेके आएंगे और झोला लेके देश को बेच के चले जाएंगे। इसाक अहमद जी, हम लोग बिहार पे आते हैं। 2 दिन पहले जो आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था किशनगंज में और 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया गया, तो उसमें आपने कहा था कि हमने महागठबंधन को देखते हुए सिर्फ 1 सीट पे 2 सीटें छोड़ी थी, वहां से अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा किए थे। तो आखिर क्या वजह थी, क्या बात हुई थी कि 2 जगहों पर आपने कटिहार में और पूर्णिया अपने उम्मीदवार नहीं दिए थे? देखिए, हम लोग ये सोच रहे थे कि बिहार में कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी हम लोगों को सहयोग करने की है, लेकिन वो लोग जो है पूरी ताकत लगा दिए किशन सीट पे हमारे अब्दुल इमाम साहब को हराने के लिए। क्योंकि हमारी तो एक ही इच्छा थी ना कि हम लोग ये चाह रहे थे, हमने इंडिया गठबंधन से बार बार जाके कहा कि हमको सिर्फ 1-2 सीट दे दीजिए, हम आपके अलायंस में रहना चाहते हैं। और एक चीज तो ये तय है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार हटाने के लिए और इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए अगर एक सीट की भी जरूरत पड़ेगी तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे घोर विरोधी अगर कोई है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी ही है। लेकिन आपको तो कहा जाता है बीजेपी की बी टीम कहते हैं, आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। देखिए, कांग्रेस वाले तो खुद आपको गुजरात के दंगा को सजा नहीं दिला सके। कांग्रेस को आपको ये पता है कि कांग्रेस 10 साल रही। 2004 में 2002 में गुजरात दंगा हुआ, 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल मनमोहन सिंह जी सरकार में रहे। क्यों नहीं? एहसान जाफरी के कातिल, जो एहसान जाफरी हमारे कांग्रेस के एमपी थे, उस एहसान जाफरी के कातिल को आप नहीं पकड़ सके, आप उनको दोषी नहीं ठहरा सके, तो आपको हिंदुस्तान की जनता क्यों वोट दे? किस लिए वोट दे बताइए? आप तो कहीं ना कहीं दोषी हैं। इसलिए आज थर्ड विकल्प की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। आज देखिए, आप इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन को लोग इस बार नकारेंगे और थर्ड अलायंस जो है मजबूती के साथ पूरे भारत में उभर रही है। नहीं, देखिए, मैं अरुण जी से सवाल चाहेंगे। अरुण जी, आप लोग तो लगातार एमआईएम को कहते हैं बीजेपी की बी टीम। अच्छा अमिताभ जी, हमें हंसी लगता है, हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहेंगे। और ओवैसी शहर का इतिहास देख लीजिए, और जिस पार्टी की चर्चा कर रहे हैं इनका जो मुख्यालय है कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना विधानसभा में कितने सीटों पे चुनाव लड़ी?
और तेलंगाना में कितने लोकसभा पे लड़ रहे हैं ये बताएंगे? तो इनका जो मानसिकता रहती है, तेलंगाना में तो हम एक ही सीट पे लड़ रहे हैं अरुण जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं ये नहीं, बता इसीलिए ना सुन तो लीजिए ना आप। नहीं, सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए। और ये सोचने वाली है अमिताभ जी, इनका क्या मकसद है जग जाहिर है। तेलंगाना जहां इनका हेड क्वार्टर है, जहां इनके सुप्रीमो है, उस स्टेट का बच्चा बच्चा को पूछ लीजिए, जानता है इनकी क्या पॉलिसी है, क्या रणनीति, क्यों राजनीति करते हैं। आप देखेंगे विधानसभा में मात्र 9 सीट पर लड़े तेलंगाना में। तेलंगाना इनका मुख्यालय है। बीजेपी यहाँ जो है बिहार में 20 सीट पे लड़ी इनकी पार्टी, यूपी में 95 सीट पे, गुजरात में 13 सीट पे, लेकिन जहां इनका हेड क्वार्टर है वहां मात्र 9 सीट पे। तो इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर है, इसमें हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, और जनता भली भांति जानती है। और बहुत अभी बोल रहे थे कि एनडीए के खिलाफ सबसे मजबूती रूप से एमआईएम लड़ रही है। क्या लड़ रही है, क्यों लड़ रही है, ये छिपा हुआ नहीं है, इसलिए उस पे नहीं जाना है अमिताभ जी। और मुद्दा जो है देश के सामने संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, और जो भी व्यक्ति इंडिया गठबंधन के साथ है निश्चित रूप से वह लोकतंत्र और संविधान के समर्थक है, और जो भी इंडिया गठबंधन के खिलाफ है वो कतई लोकतंत्र और संविधान के समर्थक हो ही नहीं सकते। क्योंकि जन सरोकार के सवाल पर और लोकतंत्र और संविधान बचाने के सवाल पर देश का जनता गोलबंद है। और जो एनडीए गठबंधन जन विरोधी सरकार वहां बैठी है उसको हटाने के लिए इस बार तैयार बैठी है अमिताभ जी। और चलिए आप देख रहे हैं आपके पास कि खोखलाहट एनडीए नेताओं में दिख रहा है। अरुण जी सिर्फ ये बताइए आप मुझे कि क्या शिवसेना सेकुलर पार्टी है? शिवसेना से आप गठबंधन करना कबूल करते हैं? शिवसेना के साथ आप महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं और एमआईएम को आप सोचला व्यवहार क्यों करते हैं? आप ये बताइए कि यादवों की संख्या कितनी है? 14%। मुसलमानों की आबादी कितनी है? 18%। आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप बताइए कि आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया? आप बताइए कि आपने कितने एसटी भाइयों को टिकट दिया? आप सिर्फ यादवों को हर जगह से खड़ा कर दिए। अब आप बताइए, आप सुनिए पहले, आप बोलिए अरुण जी, आप पहले सुन लीजिए। देखिए, आप पहले सुनने की मात्रा रखिए अरुण जी, आप पहले सुनने की मात्रा रखिए अरुण जी। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। आप ये बताइए कि अररिया में आपका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, क्या वहाँ के यादव जी आपको वोट दे रहे हैं आरजेडी को? अरे जहाँ भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा है 2 जगह, वहाँ सारे के सारे यादव जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे। अरे अरुण जी, दोगला व्यवहार नहीं चलेगा आपका दोगला व्यवहार नहीं चलेगा। आप 14% बना दीजिएगा, आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा, और मुसलमान जो 18% की आबादी है उसको आप कोई हक नहीं दीजिएगा, उसको जो आप टिकट नहीं दीजिएगा। आप बताइए कि उसका हक आप दीजिए, आप उनका हक दीजिए, आप मुसलमानों को बराबरी का हक दीजिए। हम आपके साथ हैं। एक बार बताइए कि हम खुद से आपके पास जान है कि नहीं? हमने कहा कि हमको इंडिया अलायंस से कांग्रेस ने मुसलमान को कांग्रेस ने मुसलमान को कैंडिडेट क्यों बनाया? क्या वो बीजेपी को वहां से जिताना चाहती है? तो कांग्रेस, चलिए अब देख लीजिए कि अब हम लोग राम पुकार जी से कर लेते हैं। राम पुकार जी, आपने अरुण जी ने जो बोला, इसहाक भाई जी ने जो बता रहे हैं कि भाई इनकी अपनी हिस्सेदारी दावेदारी पे शक है, लेकिन सवाल ये था कि एमआईएम को जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। आपको क्या लगता है?
देखिए राजद वाले लोग जो बोले, राजद वाले में अरुण कुमार जी जो राजद के प्रवक्ता, उनकी बात को मैं सुन रहा था। मैं उनको बताना चाहता हूं अरुण भाई को कि इस बार का चुनाव देश में प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है और इंडी अलायंस है। इंडी अलायंस के लोगों को अब ये पता नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है, और ये लोग जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। जनता तो उनसे पूछेगी ना कि भाई आपका प्रधानमंत्री किसके नाम पर, किसके चेहरा पर हम इस बार वोट दे। कम से कम उनको बताना चाहिए ना उनके इंडिया अलायंस के लोगों को कि एक माह के लिए कौन रहेगा, 2 माह के लिए कौन रहेगा, 3 माह के लिए कौन रहेगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। लेकिन राम पुकार जी, राजद वाले लोग भले जो कह दे कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन का बी टीम है ओवैसी साहब की पार्टी, मैं बता देना चाहता हूं कि राजद का जो कोर वोट है, माई समीकरण मुस्लिम और यादव और मुस्लिम समुदाय के लोग ओवैसी साहब को वोट देते हैं, तो वो तो किसका कोर टीम है तो हम अरुण जी बताएंगे ना, अरुण जी आप ही बताइएगा ना। लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं कि हमारा एनडीए गठबंधन में परिवारवाद की पार्टी नहीं है, लैंड फॉर जॉब के मामले वाली पार्टी नहीं है। हम लोग देश में स्वच्छ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है और पूरे विश्व में भारत का परचम लहराना है। राम पुकार जी, 2 फेज का 9 सीटों पर मतदान हो चुका है, तो 9 सीटों पे आपको क्या लगता है कि ये कोई मुद्दा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? वो तो अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, संविधान बचाने की बात को ले जा रहे हैं। हुआ है इसमें बिहार की जनता स्पष्ट रूप से एनडीए गठबंधन को अच्छा प्रचंड बहुमत से मत डाला है और आने वाला समय जब 4 जून को जब परिणाम आएगा तो हम लोग बैठेंगे इसी चैनल पर, आपके न्यूज 24 चैनल पर हम लोग बैठेंगे और बताएंगे कि बिहार की जनता और पूरे देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी पर कितना भरोसा किया है और भारत का जो परचम लहराना है विश्व में, विश्व गुरु बनना है भारत को, इसलिए यह समय आ गया है मिशन 2024 का और पूरे बिहार और देश की जनता एनडीए गठबंधन के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है और भारत में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। चलिए अरुण जी से आगे आएंगे, पहले पूनम जी से हम इसका रिएक्शन ले लेते हैं। पूनम जी। जी हाँ जी, देखिए अमिताभ जी, अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो किस तरह से चारा घोटाला करते हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू करते हैं तो किस तरह से बहुत सी राज्यों की सरकार को वहां से समाप्त कर देते हैं। ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के और संविधान बचाने की बात करते हैं, ये अशोभनीय है। ये कहते हैं कि हम विकास करते हैं, इनका विकास बिहार में जंगल राज लाना होता है, किस तरह से हत्याएं हो, इनका उद्योग लगे, इसकी ये चिंता करते हैं। किस तरह से रोड को खंडर में तब्दील कर दिया जाए, ये इनकी चिंता करते हैं। बिहार में जितने भी हॉस्पिटल है किस तरह से डॉक्टर वहां ना बैठे, ये इनकी चिंता करते हैं। इनको यदि यही विकास दिखता है तो बिहार की जनता को ये विकास नहीं चाहिए। बिहार की जनता को चाहिए कि किस तरह से सुशासन स्थापित हो बिहार में, किस तरह से चारों तरफ रोड के जाल बिछे हुए जो एनडीए की सरकार में हुए और किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को सर्वोच्च स्थान पर ला करके पूरे विश्व में आज भारत का डंका बजा है। यही कांग्रेस की सरकार थी तो किस तरह से लोग भारत के नाम पर शर्मिंदा जाकर के दूसरे से यदि कोई आतंकी हमला करता था तो दूसरे देश में जाकर के उसे आग्रह करते थे हम क्यों, हमारी आप मदद कीजिए। लेकिन आज यही जब भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी है तो किस तरह से यदि कोई भी आतंकवादी आप उठाता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम यदि कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी वो उस तरह से शासन को स्थापित किए हुए हैं कि इस तरह से पूनम जी ये बताइए, 2 फेज का मतदान हो चुका है, 2 फेज का मतदान हो चुका है और जो सवाल राम पुकार जी ने कहा कि उनके इंडिया गठबंधन के पास पीएम का चेहरा नहीं, क्या बिहार में पीएम के चेहरा को लेकर चुनाव तो लड़ा जा रहा है या मुद्दा क्या है? देखिए पीएम का चेहरा तो सही कहे कि पीएम का चेहरा ये इंडिया गठबंधन के कोई नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी निर्णय नहीं कर पाए हैं कि उनका नेता कौन है पीएम के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में माननीय नरेंद्र मोदी जी पीएम के चेहरे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 10 साल काम किए हैं उस काम को लेकर हम लोग जनता के बीच आ रहे हैं और जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों को सराहती है और चाहती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि महिलाओं की चिंता करते हैं तो वहाँ युवाओं की भी चिंता करते हैं। किस तरह से युवा बेरोजगार है उनको रोजगार देने का काम करते हैं, किस तरह से घर में नल स्वच्छ जल पहुंचे उसकी चिंता कोई करता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। किस तरह से महिलाओं को जो आंख
ये धुएं चले जाते हैं, उसकी चिंता करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी गैस उज्ज्वला योजना देने का काम करते हैं। किस तरह से कोरोना काल में अमिताभ जी आपने देखा हो कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस परिस्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दे करके उसको कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसकी चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अरुण जी से हम लोग सवाल लेते हैं। अरुण जी, हम हालांकि इंडिया गठबंधन अब नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम ये कहें कि पूरे विपक्ष की कमान तेजस्वी यादव ने अकेले संभाली हुई है, कोई इंडिया गठबंधन नहीं कहेंगे। आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ही पूरे विपक्ष की कमान संभाली हुई है और अकेले दम पे वो पूरे चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिर इंडिया गठबंधन के बाकी नेता यहाँ क्यों नहीं दिखते हैं? अमिताभ जी, ऐसा बात नहीं है। इस आखिरी आएंगे आपके पास उसके अमिताभ जी, ऐसी बातें नहीं है। आपने देखा राहुल जी भी आए तो साझा मंच किए, हर जगह जहां जहां स्थानीय नेता है पार्टी के वो साझा मंच कर रहे हैं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। हाँ, यह कह सकते हैं कि यहाँ खास करके बड़ी पार्टी है और पूरे देश स्तर पे चुनाव हो रहा है, क्योंकि जितने बड़े नेता हैं पूरे देश भर में कांग्रेस के नेता चुनावी प्रचार में बिजी हैं, सबका अपना अपना ये है। और अब हमारी ही अलायंस में है तो हमारे नेता तो पूरे देश भर नहीं जा रहे हैं प्रचार प्रसार में, तो ऐसी बात नहीं है। बिहार में मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन का आदरणीय नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं और इन सारे एनडीए के सारे नेताओं को आप देख रहे हैं धूल चटा रहे हैं। एक 34 साल के नौजवान के पीछे 34 हेलीकॉप्टर पीछे दौड़ रहा है, उसके बाद भी विचलित, कभी कुछ बोल रहे हैं, कोई 4000 पार की बात कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लगातार यहाँ एक तरह से कहें कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक 13 डंडा डाल दिए हैं। ऐसा चुनाव आपने नहीं देखा होगा इतिहास में कभी कि प्रधानमंत्री जी को इतना दौरा करना पड़ा हो बिहार। ये प्रधानमंत्री तो पहले भी आते रहे हैं, ये पहली बार थोड़ी ना आ रहे हैं, पहले भी आते रहे। और यही मैं बात करता हूँ, वो गठबंधन के तहत तमाम नेता आ रहे हैं। अपनी बेटी को सीट जिताने के लिए किस तरह से लोग जाकर के वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप तो ये बताइए। सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी अपनी बेटी ऐश्वर्या जी को जिताने के लिए जाकर के वहाँ प्यार करने का काम करते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को कार्यकर्ताओं को जिताने के लिए काम करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। खा लीजिए पूनम जी, या पानी पी लीजिए, स्थिर रहिए। आप जब बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे, बोलिए। इसलिए बीच में मत। आप लोग का यही तो सम्मान होता है नारी का, आप लोग सिर्फ नारी के नाम पर। नहीं, नारी पानी पीजिए ना, तब तक आराम से, आपकी बारी आएगी तो आराम से बोलिएगा, हम किसी को डिस्टर्ब किए। अरुण जी बोलिए। तो इसलिए अमिताभ जी, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं। आप बोल रहे थे चेहरा नहीं, इसीलिए तो हम कहते हैं इन लोगों को लोकतंत्र और संविधान में आस्था है ही नहीं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या कहती है, संसदीय प्रणाली क्या कहता है। ये हमारे जब एमपी चुनकर आएंगे तो एमपी तय करेंगे कि कौन होगा हमारा नेता, और जो नेता होगा हमारा देश का पीएम होगा। तो इन लोगों में ये व्यवस्था कहाँ है? तो इसलिए अब जैसे राम पुकार जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा, इनके सुप्रीमो की क्या हाल है, वहाँ जीत रहे हैं क्या काराकाट में, बुरी तरह पराजित हो रहे हैं, फिर हम लोग बैठेंगे। काराकाट में इतनी हालत इनकी पतली भाजपाइयों ने ही कर दी। तो इस सब पर पूरा जो है बिहार के जो स्थिति है, मुद्दे पर बात करते ही नहीं। अभी पूनम जी बोल रही थी, वो लंबा चौड़ा लिस्ट एक बार सारे बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं विशेष राज्य की दर्जा की बात पे, महंगाई की बात क्यों नहीं करते, महंगाई कम क्यों नहीं हुआ, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, 20 करोड़ नौकरी होता है। लोकसभा में इनके गृह राज्य मंत्री ने डाटा दिया, 7.5 लाख ही जॉब मिल पाया। क्यों नहीं बात करते हैं, वह किसानों की आय 2 गुनी नहीं हो पाई। चलिए ठीक है अरुण जी बोले थे चीनी बंद पड़ी, चीनी मिल चालू होगी। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ भटकाने की बात करते, बिहार की डेवलपमेंट की बात नहीं करते, मुद्दे की बात नहीं करते। तो इसलिए इन लोगों से उम्मीद क्या किया जाए। चलिए साग जी, क्या आपके नेता तेजस्वी यादव जी पूर्णिया में आके क्या बयान दिए? क्या इतना दहशत हो गया उनको पप्पू यादव जी से?
कि उन्होंने आके बयान दे दिया कि अगर इंडिया गठबंधन को आप वोट नहीं देते तो इंडिया गठबंधन को आप वोट दे आप दीजिए। देखिए, इसीलिए मैं इतना कहता हूँ दहशत आपको हो गया अरुण जी। इसीलिए मैं कहता हूँ अरुण जी, आप आप टीम है देश को पूरा किस मुंह पूरा पे ले जा सुनिए रहे क्या हैं? बोला, पूरा उस भाषण को सुनिए। कुछ नहीं सुनने की बात है। देखिए आप बताते, आप बोलते नहीं, हैं कि तेलंगाना में अरुण जी बोलने दीजिए, अरुण जी बोलने अरुण जी दीजिए। आप बोल चुके हैं, हम लोग आपको आप जब अरुण जी बोल रहे बोलने थे तो हम लोग नहीं चुप रहे थे। सुनिए, सुनना ही बर्दाश्त कीजिए। देखिए, तेजस्वी यादव जी की पार्टी जो आरजेडी, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव की पार्टी जो लालू जी की पार्टी है, वो कभी ना कभी भाजपा के साथ गठबंधन में थी, ये सब आपको मालूम है। क्या ये छुपी हुई है? तो लालू जी भी कभी भी चारा घोटाला के दोषी है वो, और हमारे तेजस्वी जी भी बहुत सारे घोटाला करके बैठ गए हैं। कभी भी जेल जाने की नौबत आएगी, ये कभी भी सरनाम रक्षा नहीं करते हुए कभी भी भाजपा। अरे अरुण जी, कभी भी आप भाजपा के चरण में दौड़ के आप चले जाइएगा। अरुण जी, आपको भाजपा में जाने में कोई समय नहीं लगेगा। आज ये मुद्दा नहीं है, आज ये मुद्दा नहीं है। अच्छा, अरुण जी पहले सुनिए ना, आपका समय आएगा तो आप बोल लीजिएगा। अरे अरुण जी, जब आपका समय आएगा तो आप बोल लीजिएगा। अरुण जी, जब आपका समय आएगा तो बोल लीजिएगा। बीच में आप टोकिए मत, मुद्दा है बीच में टोकिए मत। हम लोग आपको नहीं टोक रहे थे, ये गलत तरीका है आपका। अरुण जी, आप पहले हमारी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। नहीं, अरुण जी रुक जाइए। आपसे मैंने क्वेश्चन किया आपसे। देखिए अभी आपकी बारी नहीं आई है। जब आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा। आपकी बारी है तो अरुण जी को जरा चुप कराइए भाई। आपकी बारी है। जब अरुण जी बोल रहे थे तो हम लोग को नहीं बोल रहे थे। मेरा अरुण जी, आप इनका माइक बंद करवाइए। गजब वाली बात है। हाँ, सबसे पहले मैं ये पूछ रहा था अरुण जी से कि जब वो आपके नेता जो हैं किसी भी जमाने में बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, इसको आप कबूल कीजिए। दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेसी देश है, हर किसी को, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आपको ओवैसी के आने से या नरेंद्र मोदी के आने से पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप अपनी मजबूती के साथ लड़ाई लड़िए। देखिए, इस देश को तो नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से बर्बाद किया, उससे ज्यादा तो कांग्रेस और आपके गठबंधनों ने भी बर्बाद किया है। आपने 60 साल हुकूमत की, और ये भाई साहब 10 साल से देश को बर्बाद करके, तो साधु है, संत है, उनका तो आगे है ना पीछे है, देश बेच करके चले जाएंगे। ठीक है अमिताभ जी, हम लोग बस यही बात करना चाहते हैं कि आप सामाजिक न्याय की जो भी बात करते हैं, आखिरी कमेंट में अमिताभ जी से लेना चाहती हूँ, समय की कमी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, हमने बताया है कि आपको बीएसपी की बात करें। अरुण जी ने एक मुद्दा सही बात बताया था कि बीएसपी में कुछ कैंडिडेट जो खड़े हुए, चाहे जहानाबाद के जो पूर्व सांसद अरुण कुमार के, उनकी बात करें, वो बीएसपी के टिकट से चल रही। इससे पहले गोपालगंज में लालू यादव के जो साले थे वो बसपा में शामिल थे, वो वहां से चुनाव की पत्नी चुनाव लड़ी थी। विधानसभा उपचुनाव जो हुआ था, वो पार्टी का एक सिंबल इनको मिलता है और पार्टी का नाम मिलता है। हालांकि जो कैडर वोट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता, ये भी सही बात है। अगर हम कैडर वोट की बात करें तो वो सिर्फ यूपी से सटे इलाकों में मिलता है, जहां से बीएसपी के उम्मीदवार जीते भी थे। एमआईएम ने 9 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, और जहां जहां एमआईएम लड़ती है वहां निश्चित तौर पर मुस्लिम वोटों का बिखराव निश्चित तौर पर होता है, और ये देखने को मिला है। गोपालगंज में उपचुनाव हुआ था, उसमें भी उनके उम्मीदवार को मिला था, और अभी जो जिन 9 सीटों पर ये बात कर रहे हैं वो सारे मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पे इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि अब ये उम्मीदवार कितना असर करेंगे ये तो मतदान के बाद पता चल पाएगा, क्योंकि इन जो बाकी के जो 5 चरण बचे हुए हैं उनमें यहाँ पे मतदान होना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अब आने वाले चरणों में देखा जाए तो मुकाबला थोड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि एआईएमआईएम और बसपा की भी एंट्री हो गई है, जिससे ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी के वोट बैंक पर इससे सेंधमारी हो सकती है और इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।